आज का हमारा जो लेक्चर है वो डिफ्लेक्शन वर्चुअल वर्क मेथड, और इसी मेथड से हम आज जो करेंगे इस लेक्चर में वो ट्रसेस सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम बीम्स एंड फ्रेम्स को डील करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो ये रेड में लिखा हुआ है कि प्रूफ्स ऑफ फार्मूला कैन कम इन पेपर। तो आप ये जो स्टार्ट में हम प्रूफ्स करेंगे तो ये वाले जो आपके फार्मूलाज हैं तो ये पेपर में भी आ सकते हैं। लेक्चर का जो कंटेंट है आज के लिए वो है एक्सटर्नल वर्क एंड स्ट्रेन एनर्जी। एक्सटर्नल वर्क और स्ट्रेन एनर्जी ये क्या चीज़ है ये पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी ये पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे। मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे और इस मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से हम ट्रेसेस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा एक्सटर्नल एंड स्ट्रेन एनर्जी। एक्सटर्नल वर्क एंड स्ट्रेन एनर्जी में हमारे पास मोस्ट एनर्जी मेथड्स आर बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल which state that the work done by all the external forces acting on a structure UE is transformed into internal work or strain energy UI। तो जो एक्सटर्नल वर्क और स्ट्रेन एनर्जी मेथड है तो इसमें क्या है कि जितने भी आपके एनर्जी मेथड होते हैं वो बेस्ड होते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल में। इस प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास क्या है कि कोई भी अगर वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स किसी भी स्ट्रक्चर पे एक्ट हो रहा है उसको इन्होंने यूई का नाम दिया है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इंटरनल वर्क और स्ट्रेन एनर्जी जिसको यूआई का नाम दिया है। मतलब ये है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर है या किसी भी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें इंटरनल जो है वो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से उसमें इंटरनल वर्क डन होता है, अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं और डिफरेंट जो लोडिंग्स वगैरह होती हैं तो वो एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट ही होती हैं। यानी मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो यूई जो है वो आपके पास यूआई के इक्वल होता है। यूई आपका एक्सटर्नल वर्क है और यूआई आपका इंटरनल वर्क है। अगर आपका एक्सटर्नल वर्क फोर्स हो तो उस केस में क्या होता है कि डी यूई इज इक्वल टू एफ ऑफ डी एक्स होता है, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क हमारा फोर्स है तो हमारे पास जो एक्सटर्नल वर्क है ठीक है वो आपका फोर्स है। इसको अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि बोथ साइड अगर इंटीग्रेट करें तो ये d जो है इंटीग्रेशन साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x f ऑफ dx आ जाएगा। अब अगर लेट सपोज ये आपके पास कोई भी एक बार है ठीक है जिसकी लेंथ आपके पास l है, इस पे अगर हम कोई भी फोर्स लगा लें f ठीक है तो जब f फोर्स लगेगी तो लाजमी बात है इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन या एलोंगेशन हमारे पास आएगी, उसको हमने नाम दे दिया है डेल्टा का। अब अगर इसका हम फोर्स वर्सेस x जो है वो इसका रिलेशन बनाए तो अगर आप देखें अगर हम P लोड लगाते हैं ठीक है, अगर हमारा ये F लोड जो है ये लेट सपोज हम P तक लगाते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, इस जो डिफ्लेक्शन आती है वो डेल्टा आती है। तो हमारे पास एक लीनियर कर्व बन जाता है और इसके जो हमारे पास इस फोर्स की वैल्यू है वो P बाई डेल्टा इंटू एक्स की इक्वल है। अब P बाई डेल्टा इंटू एक्स की इक्वल कैसे है वो अगर आप देख लें, अगर आपका यहाँ तक अगर बने ठीक है ये लीनियर फोर्स अगर आपकी फोर्स F तक जाए तो आपका डेल्टा कहाँ तक आएगा, x तक आएगा। तो उस केस में अगर आप देखें तो आपका जो ट्राइंगल बनता है वो सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये देखें लाइन तो आपकी सेम जाएगी यहाँ तक, तो सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल से आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ऑफ दिस ट्राइंगल जो कि f डिवाइडेड बाय x हो जाएगा और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ऑफ दिस ट्राइंगल जो कि p डिवाइडेड बाय डेल्टा हो जाएगा। तो f डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये x यहाँ डिवीजन से यहाँ आ जाएगा तो आपके पास f जो है वो p बाय डेल्टा इंटू x की इक्वल हो जाएगा। As the magnitude of f is gradually increased from 0 to some limiting force f is equal to p ठीक है। स्टार्ट में हमारे पास क्या थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स f जो है वो 0 थी, 0 से हमने आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज की और हमारे पास जो वैल्यू थी वो f इज इक्वल टू p तक ले गए, तो जो हमारे पास एलोंगेशन आई इस बार में वो हमारे पास डेल्टा आई। तो UE जो है वो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू डेल्टा, आपके पास f जो है वो p बाई डेल्टा इंटू एक्स है जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं इंटू dx।
इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो अगर ये देखें ये विद रिस्पेक्ट टू x जो है इंटीग्रेशन है इसकी, तो ये आपके पास जब इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये p डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपर एंड लोअर लिमिट लग जाएगी 0 से लेके डेल्टा तक। तो इसमें हम डेल्टा वाली लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो तो पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन नीचे भी एक डेल्टा है तो वो डेल्टा आपका कैंसल आउट होके एक डेल्टा ऊपर रह जाएगा, तो आपके पास जो यू ई है वो आपके पास रह जाएगा हाफ पी इंटू डेल्टा के इक्वल। और ये जो आपके पास हाफ पी इंटू डेल्टा है इसको हम कहते हैं आइगन वर्क। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्राफिकली भी शो कर दिया गया है कि ये यू ई जो है ये आपके पास आइगन वर्क है। अब अगर आपका यही लेंथ एक लेंथ बार है, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है और उस पे ऊपर फोर्स जो है वो पी लगा हुआ है, तो इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास जो एलोंगेशन है वो डेल्टा की इक्वल है। तो ये आपके पास ये देखें ये तो सेम वही फिनोमेना हुआ जो कि हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि अगर आपका फोर्स लग रहा है और पी फोर्स लगा है और उस पी फोर्स के अगेंस्ट आपके पास जो एलोंगेशन आ रही है उसको हमने डेल्टा का नाम दे दिया है। तो अब अगर इस पे आप एक मजीद एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें जिसको इन्होंने एफ डैश का नाम दे दिया है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश प्लस पी हो जाएगा, क्योंकि अब दो लोड्स लग गए ना, पी तो ऑलरेडी था, पी के साथ एफ डैश भी ऐड हो गया। तो जब ये ऐड हुआ तो लाजमी बात है इसकी वजह से थोड़ी सी और एलोंगेशन बढ़ेगी, तो वो जो और एलोंगेशन इसकी वजह से बढ़ेगी उसको हमने नाम क्या दे दिया है, डेल्टा डैश का। तो ये देखें यहां तक डेल्टा तो पी की वजह से था, लेकिन एफ डैश की एडिशन की वजह से थोड़ी सी और एलोंगेशन आई, वो ये डेल्टा से आगे थोड़ी जितनी भी हुई उसको हमने डेल्टा डैश का नाम दे दिया। अब इस केस में हमारे पास जो आइगन वर्क हैं वो हमारे पास ये दो आपके पास आइगन वर्क हैं और ये आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट वर्क है। ठीक है, तीन आपके पास टोटल वर्क डन हो रहे हैं। ये जो ट्राइंगुलर आपके पास है इसको आइगन वर्क कहते हैं और ये जो आपके पास है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्क है। अब जो हमारे पास यू ई टोटल होगा, तो यू ई टोटल जो है वो आपके पास आइगन वर्क ड्यू टू पी और आइगन वर्क ड्यू टू एफ डैश, दो फोर्सेस लग रही हैं, तो एक आइगन वर्क ड्यू टू पी हो जाएगा, एक आइगन वर्क ड्यू टू एफ डैश हो जाएगा, प्लस आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्क ड्यू टू पी हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो हमारे पास मैथमेटिकली आइगन वर्क ड्यू टू पी जो है वो ये ट्राइंगुलर एरिया आएगा जो कि हाफ डेल्टा इंटू पी आएगा, जो कि लास्ट स्लाइड में हम डिराइव कर चुके हैं कि अगर आपके पास फोर्स लग रही है तो आपके पास जो आइगन वर्क आएगा वो हाफ डेल्टा इंटू पी के इक्वल आएगा। दूसरा जो आइगन वर्क है एफ डैश की वजह से, तो इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया देखें तो वो हमारे पास हाफ डेल्टा डैश और आपके पास ये एफ डैश आ जाएगा। थर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट वर्क है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या हो जाएगा, ये लेंथ p है और ये आपके पास डेल्टा डैश है, तो ये p इंटू डेल्टा डैश हो गया। सिमिलरली अब अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें, यानी वो तो हमारे पास जनरली था p और f लगे हुए थे, तो मैथमेटिकली अगर इसको हम देखें, अगर 20 किलो न्यूटन लोड लग रहा है और उसके अगेंस्ट हमारी जो डिफ्लेक्शन है या एलोंगेशन है वो 1 सेंटीमीटर आ रही है, तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 20 किलो न्यूटन लोड लगा, ये अगर आप इसको ग्राफ वाइज देखें 20 किलो न्यूटन लोड लगाया तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर जो है वो एलोंगेशन आई। तो इस केस में हमारे पास जो आइगन वर्क होगा वो एरिया अंडर दिस कर्व, ये जो आपके पास लीनियर कर्व है इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो आएगा और वो हमारे पास यू ई जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो वो हमारे पास हाफ, ये आपके पास डेल्टा हो गया 0.01 और ये आपके पास P हो गया 20 किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में चेंज किया तो 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 100 न्यूटन मीटर। सिमिलरली अगर यही आपके पास वही बार है और इस पे आपने 15 किलो न्यूटन लोड लगाया तो आपके पास 0.75 सेंटीमीटर जो है वो एलोंगेशन आई।
तो इसको अगर हम ग्राफ वाइज देखें तो 15 किलो न्यूटन लोड लगाया तो हमारे पास 0.75 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास इसमें एलोंगेशन आई, मतलब 0.0075 मीटर एलोंगेशन आई। साथ में हमने क्या किया कि एडिशन हमने की 5 किलो न्यूटन और ऐड किया, ठीक है। जहां जैसे वहां पे पी था फिर एफ डैश ऐड हुआ था, यहाँ पे हमारे पास 5 किलो न्यूटन और ऐड हुआ। तो इस एडिशन की वजह से हमारे पास जो एलोंगेशन एक्स्ट्रा आई वो 0.25 सेंटीमीटर हुई। तो यहाँ पे अगर देखें तो 20 किलो न्यूटन लोड जब लगा 15 लगा था तो 0.075 था। अब जब 20 किलो न्यूटन लोड लगा तो 0.01 जो है वो आपके पास एलोंगेशन आई। तो दो हमारे पास आइगन वर्क हो गए जो ट्रायंगुलर वर्क है, और एक हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट वर्क है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो जो वर्क डन है वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइगन वर्क अगर देखें तो वो हाफ डेल्टा इंटू पी हो जाएगा। तो हाफ डेल्टा हमारे पास जो है वो 0.0075 है और पी जो है 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सेकेंड आइगन वर्क हमारे पास ये है जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ डेल्टा जो है इस केस में 0.0075 से 0.01 तक का जो एक्स्ट्रा हमारे पास आया है वो 0.0025 आया है। और इसकी हाइट अगर हम देख लें तो ये 5 किलो न्यूटन आएगी, तो 5 इंटू 10⁻³ प्लस जो डिस्प्लेसमेंट वर्क है वो हमारे पास ये है तो 0.0025, और हाइट जो इसकी देखें तो वो हमारे पास 15 किलो न्यूटन 15 इंटू 3। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू हमारे पास वही 100 न्यूटन मीटर आएगी। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी लोड जो है वो एक उसमें लग रहा है या वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो जो वर्क डन होगा वो आपके पास दोनों केसेस में सेम होगा। अब अगर आपके पास मूवमेंट लगी हुई है तो मूवमेंट के केस में हमारे पास क्या होता है कि डी यू ई जो है इस केस में हमारे पास एम डी टी था हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल वर्क जो है वो जो आपके पास एक्सटर्नल वर्क है वो यहाँ पे मूवमेंट है। तो जब एक्सटर्नल वर्क आपके पास मूवमेंट हो उस केस में जो है आपके पास क्या होगा, तो यू ई जो है वो आपके पास 0 से लेकर डेल्टा एम डी थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यू ई जो है वो हाफ एम थीटा हो जाएगा, सेम एज जो है आपके पास वही जिस तरह आपका वहां पे हाफ पी डेल्टा आ रहा था, यहाँ पे आपका हाफ एम इंटू थीटा हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास क्या हो जाएगा, आइगन वर्क हो जाएगा मूवमेंट के केस में। अगर इसको आप ग्राफिकली देखें तो एम मूवमेंट लगी तो हमारे पास थीटा जो है उसमें रोटेशन आई, हमने मूवमेंट लगाई तो वो हमारे पास उसमें रोटेशन आई। तो फिर जब हमने इसको इंक्रीज किया एम से लेके एम डैश एक्स्ट्रा लगाया तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा रोटेशन आई उसको हमने थीटा डैश का नाम दे दिया। तो दो आपके पास यहाँ पे भी सेम उसी तरह आइगन वर्क और एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्क आएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि वहां पे फोर्स लग रही थी तो आपके पास ट्रांसलेशन या डिफ्लेक्शन हो रही थी, यहाँ पे आपके पास मूवमेंट लग रही है तो मूवमेंट के अगेंस्ट रोटेशन होती है। तो टोटल आपके पास जो यूई होगा वो आपके पास दो आइगन वर्क हो जाएंगे, एक डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा। पहला आइगन वर्क आपके पास ये वाला एरिया अंडर कर्व यानी ट्रायंगुलर एरिया हो जाएगा जो कि हाफ थीटा इंटू एम हो जाएगा। सेकंड आपके पास ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया हो जाएगा जो कि हाफ थीटा डैश इंटू एम डैश है, और तीसरा आपके पास ये वाला डिस्प्लेसमेंट वर्क हो जाएगा जो कि एम इंटू थीटा डैश है। तो यूई टोटल जो है इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास हाफ एम प्लस एम डैश प्लस इंटू थीटा प्लस थीटा डैश की इक्वल आ जाएगा। अब स्ट्रेन एनर्जी, अब हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी है तो स्ट्रेन एनर्जी अगर आपके पास एक्सियल फोर्स हो तो उस केस में आपके पास जो है वो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी। तो इस केस में अगर हम देखें आपके पास एक बार है जिसकी लेंथ एल है और उस पे फोर्स लगी हुई है एन, और उस फोर्स के अगेंस्ट आपके पास जो एलोंगेशन आ रही है उसको हमने डेल्टा का नाम दे दिया है। तो अब आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, एक्सियल फोर्स लग रही है तो आपके पास जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगी इसकी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, ये जो आपको कर्व नजर आ रही है, ठीक है। तो इस कर्व में अब हमें पता है कि आपके पास ये जो एरिया अंडर कर्व है तो ये यू नॉट का नाम दे दिया है इसको, ठीक है।
ये आपके पास वर्क डन है, तो ये आपके पास किस चीज के इक्वल होता है, इस आइगन वर्क यानी एरिया अंडर द कर्व जो आपके पास एरिया आ रहा है उसकी इक्वल होता है। तो इसमें हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ तो आपका कांस्टेंट है, बेस इसकी अगर आप देख लें तो वो ई है यानी स्ट्रेन, और हाइट इसमें अगर आप देख लें तो वो आपके पास सिग्मा यानी स्ट्रेस है। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो हमारे पास जो यू आई है वो आपके पास इंटीग्रल ऑफ यू नॉट इंटू डी वी के होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इंटीग्रल ऑफ हाफ यू नॉट जो है वो आपके पास इंटीग्रल ऑफ हाफ सिग्मा इंटू ई के इक्वल है, इंटू डी वी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ई की वैल्यू है ये हमें पता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या हुक्स लॉ, जो आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है या हुक्स लॉ है उसके मुताबिक आपके पास स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन है। तो वहां से अगर आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन यानी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास स्ट्रेन है इसकी जगह स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन लगाएंगे, इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेन है तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेन निकालें तो स्ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा, ई जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो स्ट्रेन विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो स्ट्रेन है इसकी जगह स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ऊपर एक स्ट्रेस ये था, एक आपके पास दूसरा आ गया, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय ई आ जाएगा। अब सिग्मा जो है स्ट्रेस वो हमारे पास है लोड डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो लोड डिवाइडेड बाय एरिया है, यहाँ पे स्ट्रेस की जगह आप लोड डिवाइडेड बाय एरिया पुट करेंगे तो 1/2 ई जो है वो आपका कांस्टेंट है, n डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर ले लेंगे। अब आपके पास हाफ ये हो गया, n डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर हो गया। अब ये आपके पास जो है डिफरेंशियल वॉल्यूम है, dv जो है वो आपके पास डिफरेंशियल वॉल्यूम है, इसको हम लिख सकते हैं एरिया इंटू dx के इक्वल, ठीक है। क्योंकि एरिया इंटू dx करेंगे तो ये भी आपके पास वॉल्यूम है, ये भी आपके पास एरिया जो है, लेट सपोज अगर मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और वॉल्यूम भी आपका मीटर क्यूब में ही होता है। तो इस dv की जगह हम एरिया इंटू dx लिख देते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से अगर आप ui देख लें तो वो आपके पास ये एरिया इस एरिया के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया स्क्वायर है, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है, तो n स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक a जो है इस a के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो ui की वैल्यू आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ea इंटू dx इसके इक्वल आ जाएगी। अब अगर आपके पास स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ बेंडिंग रिक्वायर्ड हो तो उस केस में हमारे पास क्या है कि ui इज इक्वल टू इंटीग्रल यू नॉट इंटू डी वी, ये तो आपके पास सेम वही फार्मूला है इंटरनल एक्सटर्नल वर्क का। तो इसके बाद आप अगर आप देखें ये भी आपके पास सेम वही लास्ट लेक्चर लास्ट जो स्लाइड है उसमें हो गया है कि ये आपके पास यू नॉट जो है वो हाफ सिग्मा इंटू ई के इक्वल होगा। तो ये आपके पास ये तो सेम वही पिछली स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो आइगन वर्क होगा वो हमारे पास एरिया अंडर दी कर्व होगा, जो कि आपके पास हाफ यू नॉट जो है वो हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन के इक्वल है। सर जी तो ये आपके पास अगर देख लें यहाँ तक तो आपके पास सेम वही है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था। अब इसके बाद आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास आ रही है बेंडिंग। तो बेंडिंग के केस में हमारे पास सिग्मा जो है वो एम वाई ओवर आई की इक्वल है। ये आपका मोस्टली ये जो जितने भी ये हम फार्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये आपके पास ज्यादातर रिलेटेड है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो ये या तो आप पढ़ चुके होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, या आप जो है आगे ये पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। वहां पे क्या था कि वहां पे डायरेक्ट जो लोड अप्लाई है तो उस लोड अप्लाई के अगेंस्ट हमारे पास था एक्सियल फोर्स था। स्ट्रेन एनर्जी अगर आपके पास एक्सियल फोर्स के केस में है, यहाँ पे आपके पास बेंडिंग है यानी मूवमेंट आएगी, तो मूवमेंट के केस में आपके पास जो स्ट्रेस है वो एम वाई ओवर आई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्ट्रेस की जगह एम वाई ओवर आई की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर की जगह एम वाई डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर इंटू डी वी हो जाएगा।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/2e, ये m स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय i स्क्वायर हो जाएगा, और dv को हम dA इंटू dx लिख सकते हैं, क्योंकि ये वही आपका डिफरेंशियल वॉल्यूम है, तो डिफरेंशियल एरिया इंटू डिफरेंशियल लेंथ आपके पास आ जाएगी। तो इसको अगर आप फर्दर देखें तो ये आप इसको हम लिख सकते हैं कि m स्क्वायर डिवाइडेड बाय i स्क्वायर, और ये इसको हम अलग से लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल है इसका भी, तो इंटीग्रल y स्क्वायर इंटू dA इंटू dx ये भी लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल y स्क्वायर इंटू dA है, ये आपके पास बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है, जो कि शायद आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके होंगे कि जो y स्क्वायर इंटू dA का इंटीग्रल है ये I के इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है। तो इसकी जगह हम I लिख देते हैं, ये आपके पास I आ गया, ये I जो है नीचे इस I के साथ कैंसल आउट हो गया, तो इस केस में आपकी जो स्ट्रेन एनर्जी बनेगी वो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI इंटू dx इसके इक्वल होगी। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ टॉर्जन। तो टॉर्जन के केस में आपके पास क्या है कि ये तो आपके पास ui इंटीग्रल ऑफ u नॉट इंटू dv है, और इस केस में आपके पास क्या है कि टॉर्जनल स्ट्रेस है आपके पास, और ये आपके पास गैमा आ जाता है, क्योंकि टॉर्जन है तो इस केस में आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं होती, यहाँ पे आपके पास टॉर्जनल स्ट्रेस आ रहा है, जो टॉर्जनल स्ट्रेन है या जो टॉर्जनल स्ट्रेस के अगेंस्ट आपके पास स्ट्रेन आती है उसको हम गैमा कहते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व आपका सेम वही रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपके पास गैमा है और हाइट आपके पास टा है, शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये आपके पास सेम उसी तरह हाफ यू नॉट की जगह आपके पास आ जाएगा हाफ टा इंटू गैमा इंटू डीवी। अब यहाँ पे आपके पास वहां पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था, यहाँ पे जी है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और ये आपके पास इक्वल है टा डिवाइडेड बाय गैमा के, तो गैमा आपके पास टा डिवाइडेड बाय जी के इक्वल हो जाएगा। तो हम गैमा यहाँ से टा डिवाइडेड बाय जी के इक्वल होगा, तो हम यहाँ से गैमा की वैल्यू पुट करेंगे टा डिवाइडेड बाय जी, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक टा था शेयरिंग स्ट्रेस, तो दूसरा आपके पास टा साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो टा स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय जी। अब यहाँ पे आपके पास जो टॉर्क की वैल्यू है, टॉर्क की वैल्यू आपके पास टी रो इंटू जे के इक्वल है, ठीक है, टी रो इंटू जे के इक्वल है। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू हम पुट करेंगे टी रो डिवाइडेड बाय जे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये जी जो है आपके यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। तो इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास टा स्क्वायर हो जाएगा, रो स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय जे स्क्वायर हो जाएगा। डीवी को हम डीए डिवाइडेड बाय डीएक्स लिख देते हैं, ठीक है, डीए डिवाइडेड बाय डीएक्स लिख देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीए है ये आपके पास इक्वल है जे, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जे जो है वो आपका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब जैसे बेंडिंग के केस में था, तो बेंडिंग के केस में हमारे पास आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो y इंटू डी होता है, और यहाँ पे आपके पास रो इंटू डी जो है वो आपके पास j की इक्वल यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल है। तो ये आपके पास j की इक्वल है, तो इसकी जगह j पुट करेंगे, नीचे j स्क्वायर है तो j स्क्वायर एक j के साथ कैंसल आउट होके, तो आपके पास इस केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gj इंटू डी एक्स। यहाँ पे t जो है वो टॉर्क है, ठीक है, अप्लाइड टॉर्क, यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है, g मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, और j जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। यहाँ पे देखें फॉर रेफरेंस आपको बताया भी गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय सिंगर 4th एडिशन पेज 67 68, इस पे आप देख सकते हैं ये हुआ है ऑलरेडी। असल में ये इसका जो इंट्रो है वो यहाँ पे टॉस में है, बाकी इसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है तो वो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे। फिर अगर आपके पास शेयर है तो शेयर के केस में जो स्ट्रेन एनर्जी होगी तो वो आपके पास क्या होगी, उस केस में अगर आप देखें तो वो भी टा बाय गैमा है, यहाँ पे ये भी आपके पास सेम वही टा बाय गैमा आ जाएगा, इसी तरह गैमा की जगह टा बाय जी आ जाएगा, ठीक है, टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। अब इस केस में टा जो है वो हमारे पास वी क्यू डिवाइडेड बाय आई टी के इक्वल होता है शेयर के केस में, क्योंकि लास्ट में टॉर्जन था, टॉर्जन के केस में टा आपके पास वो था, शेयर के केस में आपके पास जो टाउ की वैल्यू है वो वी क्यू डिवाइडेड बाय आई टी के इक्वल है। टा स्क्वायर की जगह हम ये पुट करेंगे तो 1/2g जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, टा स्क्वायर की जगह वी क्यू डिवाइडेड बाय आई टी का स्क्वायर लिया इंटू डीवी,
तो ये आपके पास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g हो जाएगा और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई टी इंटू डी ए इंटू डी एक्स, ये डीवी की जगह डी ए इंटू हमने डी एक्स कर दिया है। तो ये आपके पास किस चीज की इक्वल है, के डिवाइडेड बाई ए की इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, के डिवाइडेड बाई ए पुट करेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो यू आई आएगा वो इंटीग्रल के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ga इंटू डी एक्स की इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे भी फॉर रेफरेंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिंगल पेज आपको बता दिया है कि पेज 161 से लेके पेज 163 के दरमियान जो है ये आपके पास ये प्रूफ है। अब आपके पास ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी जो आपका है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी जो है ये हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है। तो इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास ये मूवमेंट डायग्राम बनती है, ठीक है। लोड लगा, लोड के अगेंस्ट आपके पास यहाँ पे रिएक्शन आए और यहाँ पे जो रिएक्शन में मूवमेंट भी था। तो ये आपके पास इस केस में बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन गई। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जब बन गई तो इसको अगर हम यहाँ पे एट अ डिस्टेंस x कट करेंगे तो इसमें आपके पास इंटरनल फोर्सेज आएंगी, जिसमें हमारे पास शेयर और मोमेंट को हमने ले लिया है। नॉर्मल फोर्स हमें पता है कि कोई भी x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स हमारी जो है इस केस में 0 हो जाएगी। तो हमारे पास समेशन मूवमेंट एट x, यानी ये जहाँ पे सेक्शन काटा है यहाँ पे मूवमेंट हम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारे पास ये वाली मूवमेंट काज हो रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज है तो -m, और एक इस p की वजह से मूवमेंट काज होगी तो p इंटू डिस्टेंस माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस पी एक्स हो गया हमारे पास। तो यू ई जो है वो यू आई की इक्वल है, तो यू ई यू आई की इक्वल है। तो इसे अगर हम देखें तो यू ई हमारे पास हाफ पी इंटू डेल्टा के इक्वल था, ठीक है, जो हम पहले निकाल चुके हैं, पहली स्लाइड पे हमारे पास था। और यू आई जो है वो हमारे पास क्या था, इन केस ऑफ दिस मूवमेंट यानी बेंडिंग के केस में 0 टू लेंथ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ई आई इंटू डी एक्स था। अब अगर आप देखें तो ये हाफ पी इंटू डेल्टा है, 0 टू लेंथ m की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस पी एक्स। तो यहाँ पे माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 ई आई हो जाएगा। और ये हाफ पी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू, इसको हम अगर इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास पहले तो इसको अगर स्क्वायर करें तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे dx के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें हैं तो सिर्फ x आपका इंटीग्रेट होगा, जो कि हमारे पास x स्क्वायर है। तो इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, लेकिन नीचे ऑलरेडी 2 है तो 3 2 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6 ई आई आ जाएगा। 0 से लेके लेंथ तक इसकी अपर और लोअर लिमिट है, तो इसकी हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास पी स्क्वायर एक्स की जगह एल क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 ई आई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पे पी है, तो ये एक पी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ पी रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाफ डेल्टा है तो ये हाफ दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 6 से डिवाइड होके तो 3 आ जाएगा। यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो हमारे पास पी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ई आई आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद अभी अच्छा, तो मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क ट्रस, इसमें अब देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। एक्सटर्नल लोडिंग हमारे पास लग रही है 1 किलो न्यूटन बी पे लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि ये आपके पास ट्रस है, ये जो आपके पास सेकंड ट्रस है, मेन ट्रस आपके पास ये है, और ये आपके पास जो फर्स्ट ट्रस है ये आपके पास वर्चुअल ट्रस है। तो इस केस में बेसिकली हमारे पास क्या रहता है कि जब क्वेश्चन में गिवन हो कि बी जॉइंट बी, या लेट सपोज जो ये क्वेश्चन है इसके मुताबिक है कि जॉइंट बी पे हमें क्या करना है कि डिफ्लेक्शन फाइंड करके देनी है। तो जॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन फाइंड करके देनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जहां पे डिफ्लेक्शन फाइंड करनी हो वहां पे हम 1 के यूनिट लोड लगा देते हैं, ठीक है। ट्रस का केस है तो इसमें सिर्फ लोड ही आएगा, तो वहां पे हम यूनिट लोड लगा देते हैं। जिस तरह अगर आप ये देख लें
बी के केस में 1 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है। अब ये स्मॉल एन कैपिटल एम क्या है, तो जो आपके पास प्राइमरी आपका स्ट्रक्चर है, यानी जो आपके पास एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल जो ट्रस है, उसमें जो लोडिंग लगी है, तो उस लोडिंग के अगेंस्ट जो आपके पास मेंबर फोर्सेज आएंगी उसको हमने कैपिटल एन का नाम दिया है। ठीक है, N1 इस मेंबर की मेंबर फोर्स है, N2 इस मेंबर की मेंबर फोर्स है, एंड सो ऑन। स्मॉल एन आपके पास क्या है, जो हमारे पास वर्चुअल ट्रस होती है। ठीक है, वर्चुअल ट्रस में हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस पॉइंट पे या इस जॉइंट पे आप डिफ्लेक्शन फाइंड करके दें, तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे हम डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फाइंड करते हैं, तो उस पॉइंट पे हम 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड लगा देते हैं। और ये जो 1 किलो न्यूटन यूनिट लोड लगता है, इसके अगेंस्ट हमारे पास जो मेंबर फोर्सेज आती हैं उसको हम स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास जो स्मॉल एन है, ये हमारे पास जो वर्चुअल हमारी डायग्राम होती है या वर्चुअल ट्रस है, उसमें जो मेंबर फोर्सेज आती हैं वो है। तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन हमने फाइंड करनी होती है बी सपोर्ट पे या बी जॉइंट पे, तो वो हमारे पास किस चीज की इक्वल होगी, वो डेल्टा इक्वल होगा समेशन ऑफ स्मॉल एन कैपिटल एन लेंथ डिवाइडेड बाय ए ई। ठीक है, तो अब स्मॉल एन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मेंबर फोर्सेज है इन केस ऑफ दिस यूनिट लोड, जो यूनिट लोड लगता है। कैपिटल एन आपके पास जो एक्चुअल ट्रस है उसमें जो मेंबर फोर्सेज आती हैं वो है। लेंथ जो है वो आपके पास लेंथ ऑफ मेंबर है, और ए ई जो है वो आपके पास कांस्टेंट होता है या उसकी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दे दी जाती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो आपके पास लेट सपोज अगर इसको लेना है तो n1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय कैपिटल n1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दिस मेंबर आ जाएगी डिवाइडेड बाय ए ई। तो इसी तरह जितने भी मेंबर्स हैं हर मेंबर के लिए आपके पास सारों का हमने क्या करना है, ये समेशन का निशान है तो समेशन लेनी है। अब यहाँ पे ये वही चीजें बता दी हैं जो मैंने पहले बता दिया था कि ये जो 1 लिखा हुआ है, 1 आपके पास एक्सटर्नल वर्चुअल यूनिट लोड एक्टिंग ऑन द ट्रस जॉइंट in the stated direction of delta। स्मॉल एन जो है वो आपके पास इंटरनल वर्चुअल नॉर्मल फोर्स इन अ ट्रस मेंबर काज्ड बाय एक्सटर्नल वर्चुअल यूनिट लोड। ठीक है, स्मॉल एन यूनिट लोड के अगेंस्ट है। डेल्टा जो है वो आपके पास एक्सटर्नल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट काज्ड बाय द रियल लोड ऑन द ट्रस, और कैपिटल एन आपके पास इंटरनल नॉर्मल फोर्स इन अ ट्रस मेंबर काज्ड बाय द रियल लोड्स। लेंथ आपके पास लेंथ ऑफ मेंबर है, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर है, और ई जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मेंबर है। अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि टेम्परेचर दिया जाए और कहा जाए कि टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है वो आपने इसमें जो चेंजेस आएंगी या डिफ्लेक्शन होगी वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आपके पास उसके लिए जो फार्मूला गिवन है वो है समेशन ऑफ स्मॉल एन अल्फा डेल्टा टी इनटू लेंथ, जिसमें आपके पास डेल्टा तो आपके पास वही एक्सटर्नल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट है काज्ड बाय टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ये जो डेल्टा होगा, ये वाला डेल्टा जो फाइंड आउट होगा वो टेम्परेचर चेंज की वजह से आपके पास कितनी डिफ्लेक्शन आएगी या डिस्प्लेसमेंट आएगी। अल्फा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेंबर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन की जाएगी। टेम्परेचर जो है वो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मेंबर है, ये भी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इतना टेम्परेचर आपके पास चेंज आ रहा है। और एल जो है वो आपके पास लेंथ ऑफ मेंबर है। फैब्रिकेशन एरर एंड कैम्बर, ये आपके पास बेसिकली अगर आपके पास जब कोई ट्रस का मेंबर बनता है तो उसके फैब्रिकेशन के दौरान अगर कोई एरर आ जाए तो उस केस में हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू समेशन एन इंटू स्मॉल एन इंटू डेल्टा एल के इक्वल है, वेयर डेल्टा आपके पास वही एक्सटर्नल जॉइंट डिस्प्लेसमेंट काज्ड बाय फैब्रिकेशन एरर है, और डेल्टा एल जो है वो डिफरेंस इन लेंथ ऑफ मेंबर फ्रॉम इट्स इंटेंडेड साइज एज काज्ड बाय फैब्रिकेशन एरर, यानी आपके पास कितना वो आपके पास फैब्रिकेशन के दौरान तो लेंथ ज्यादा हो गई है या कम हो गई है, तो वो आपके पास बेसिकली डेल्टा एल है। एग्जाम्पल पे आते हैं, तो एग्जाम्पल आपके पास है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ each member of the truss shown in the figure is A is equal to 400 mm square और E is equal to 200 gigapascal। यहाँ पे हमने तीन चीजें फाइंड करनी है। पहली जो है वो हमारे पास A है, डिटरमिन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट C if a 4 kilonewton force is applied to the truss at C। फर्स्ट पार्ट में हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट C फाइंड करनी है। अगर हमारा 4 किलो न्यूटन फोर्स जो है
वो अप्लाई हो रहा है जॉइंट सी पे, जिस तरह ये आपका 4 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। बी जो है इफ नो लोड एक्ट ऑन द ट्रस, यानी ये 4 किलो न्यूटन आपका एक्ट नहीं हो रहा, व्हाट वुड बी द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी इफ द मेंबर ए बी वर 5 mm टू शॉर्ट। ये जो आपके पास मेंबर ए बी है ये अगर 5 mm टू शॉर्ट हो जाए, मतलब वो फैब्रिकेशन एरर वाली बात आई। सी जो है आपका है कि अगर 4 किलो न्यूटन फोर्स एंड फैब्रिकेशन एरर बोथ आर अकाउंटेड, व्हाट वुड बी द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी। तो यहाँ पे तीन चीजें फाइंड करनी है। पहली है अगर आपका ये एक्सटर्नल लोड लगा है तो इसके अगेंस्ट आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस जॉइंट सी की कितनी आएगी। सेकंड आपके पास है कि अगर ये लोड नहीं लगा, सिर्फ आपका ये मेंबर जो है ये 5 mm शॉर्ट हो गया है, तो इस केस में आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जॉइंट सी की क्या आ जाएगी। और थर्ड आपके पास है कि अगर इन दोनों को हम काउंट करें, यानी 4 किलो न्यूटन लोड भी लें और फैब्रिकेशन एरर भी लें, तो आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी क्या आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। अब पार्ट ए के लिए अगर हम आए तो उसके लिए हमें चाहिए स्मॉल एन भी चाहिए, कैपिटल एन भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वर्चुअल फोर्स एन स्मॉल एन, सिंस द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी इज टू बी डिटरमिन्ड ओनली अ वर्टिकल 1 किलो न्यूटन लोड इज प्लेस्ड एट जॉइंट सी, द एन फोर्स इन द ईच मेंबर इज कैलकुलेटिंग यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट। तो अब हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वर्टिकल 1 किलो न्यूटन लोड जो है वो जॉइंट सी पे हम लगा देंगे, और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो मेंबर फोर्सेस आएंगी वो हमने कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप ये देख लें, ये आपके पास वर्चुअल जो वो है ट्रस है वो आपके पास आ जाएगी, स्मॉल एन है ये फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे 1 किलो न्यूटन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी सी पे, तो 1 किलो न्यूटन वर्टिकली हमने लगा दिया। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 1 किलो न्यूटन लोड लगाते। तो जब 1 किलो न्यूटन लोड लग गया, इसके अगेंस्ट आपके पास रिएक्शन सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ये सेंटर पे लग रहा है तो 0.5 किलो न्यूटन 0.5 किलो न्यूटन आपके पास रिएक्शंस आ जाएंगे। इसके बाद इसकी मेंबर फोर्सेस आ जाएंगी जो कि मेथड ऑफ जॉइंट से आपने फाइंड करनी है। वो मेंबर ए सी में 0.8 माइनस 0.833, मेंबर सी बी में भी माइनस 0.833 और मेंबर ए बी में 0.667 आ गई। अब हम क्या करेंगे कैपिटल एन जो है रियल फोर्स, उसके लिए हम क्या करेंगे द एन फोर्स इन ईच मेंबर इज कैलकुलेटिंग यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट। तो जो रियल फोर्स है वो तो सिंपल जो आपके पास अप्लाइड लोड है उसके अगेंस्ट हमने फाइंड आउट करने हैं मेंबर फोर्सेस। तो वो तो सिंपली आपका 4 किलो न्यूटन लगा हुआ है, तो इसके अगेंस्ट सबसे पहले हमने रिएक्शंस फाइंड करने हैं। एक तो आपके पास ये हिंज सपोर्ट पे यहाँ पे 4 किलो न्यूटन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास मूवमेंट कपल बन जाएगी जो कि 1.5 किलो न्यूटन यहाँ पे डाउनवर्ड और यहाँ पे अपवर्ड आ गया। इसके बाद इसके मेंबर ऑफ फोर्सेस हमने फाइंड करने हैं यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो मेथड ऑफ जॉइंट को यूज करके हमारे पास जो मेंबर फोर्सेस आएंगी वो यहाँ पे 2.5 वैल्यू आ गई, यहाँ पे माइनस 2.5 वैल्यू आ गई और ए बी मेंबर में आपके पास 2 वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास स्मॉल एन कैपिटल एन आ गया। अब पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है यहाँ भी ये देखें, स्मॉल एन आपके पास आ गया, कैपिटल एन आपके पास आ गया, डिवाइडेड बाय ए इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय ए जो है वो हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो अपनी आसानी के लिए क्या किया कि स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू लेंथ, इसके आपने तीनों मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी जाएंगी तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। अब यहाँ पे स्मॉल एन 0.833 है एसी मेंबर के लिए, इसका कैपिटल एन जो है वो प्लस 2.5 है और इसकी लेंथ हमारे पास 5 मीटर है। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.833 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो माइनस 10.41 आएगी। सिमिलरली बीसी मेंबर के लिए माइनस 0.833 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है 5 है, इसको हम करेंगे तो ये प्लस 10.41 में इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इस ए बी मेंबर को अगर देखें तो 0.667 स्मॉल एन है, 2 कैपिटल एन है और लेंथ इसकी 8 मीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10.67 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जो फार्मूला है डेल्टा सी वी यानी सी पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तो फार्मूला हमारे पास है समेशन ऑफ स्मॉल एन कैपिटल एन एल डिवाइडेड बाय ए ई। तो हमारे पास स्मॉल एन कैपिटल एन एल जो है वो तीनों मेंबर का हम फाइंड कर चुके हैं और डिवाइडेड बाय ए ई कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी।
तो डेल्टा सी भी हमने लिया 1/e कांस्टेंट ले लिया, ये स्मॉल एन कैपिटल एन इनटू लेंथ आपके पास एसी मेंबर का हो गया, बीसी मेंबर का 10.41 हो गया और एबी मेंबर का 10.67 हो गया। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 10.67 रह गई, क्योंकि 10 माइनस 10.41 प्लस 10.41 ये कैंसिल आउट हो गए, 10.67 आ गई। और नीचे ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 400, ई की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी 200 गीगा पास्कल थी, ये जो भी थी वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो आपके पास जो डेल्टा सीवी की वैल्यू आ जाएगी वो 0.133 mm आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो इसका मतलब है कि जो आपने लोडिंग की डायरेक्शन यूनिट लोड है इसकी जो हमने डायरेक्शन ली थी 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास डाउनवर्ड ही इसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी। पार्ट बी में हमारे पास क्या कहते हैं कि अगर आपके पास जो एबी मेंबर है वो 5 mm टू शॉर्ट हो जाए, तो उस केस में हमारे पास जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, तो इसका स्मॉल एन तो हमारे पास वही रहेगा जो कि ऑलरेडी हम पार्ट ए में फाइंड कर चुके हैं। और फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास फैब्रिकेशन का है तो उसमें हमारे पास क्या है कि डेल्टा सीवी जो है वो समेशन एन इंटू डेल्टा एल के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट सी जो है वो इक्वल हो जाएगा। अब जिस मेंबर की आपके पास फैब्रिकेशन एरर है उसी मेंबर का सिर्फ आपने एन ले लेना है, ठीक है। तो n 0.667 है और आपके पास 2 शॉर्ट है, तो जब शॉर्ट है तो ये नेगेटिव आएगा, अगर ये आपके पास 2 लॉन्ग हो जाए तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ये 5 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.005 माइनस 0.005 आ गया और डेल्टा सीवी की वैल्यू आपके पास माइनस 3.33 मिलीमीटर आ गई, ठीक है। नेगेटिव आई तो डायरेक्शन हमने यूनिट लोड हमारी डाउनवर्ड थी, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास अपवर्ड हो जाएगी। थर्ड जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है कि 4 किलो न्यूटन फोर्स एंड फैब्रिकेशन एरर बोथ को अगर हम अकाउंट करें तो उसमें क्या है आपके पास सिंपली जो डेल्टा सीवी हो जाएगा वो इन दोनों को आपने सम कर लेना है। दोनों जो हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स आई हैं तो वो एक पहले में प्लस 0.133 आ रही थी, सेकंड में माइनस 3.33 आ रही थी, तो टोटल हमारे पास माइनस 3.20 mm आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास दोनों केसेस में यदि बोथ को अगर हम अकाउंट करें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट सी जो है वो माइनस 3.20 mm आ जाएगी और इसकी डायरेक्शन आपके पास अपवर्ड आएगी। नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल है उसमें है कि डिटरमिन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी ऑफ द स्टील ट्रस शोन, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ each member is A is equal to 400 mm square and E is equal to 200 gigapascal। अब यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी रिक्वायर है ऑफ स्टील ट्रस शोन इन फिगर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच मेंबर भी दे दिया है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दे दी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्मॉल एन एंड कैपिटल एन फाइंड करने हैं। स्मॉल एन आपके पास है, सिंस द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी इज टू बी डिटरमिन्ड ओनली a vertical 1 kilonewton load is placed at joint C. The N force in each member is calculated using method of joint, और जो कैपिटल N है वो आपके पास N force in each member is calculated using method of joint। तो स्मॉल n के लिए हम क्या करेंगे, जॉइंट C पे जो है हमारे पास क्या है 1 किलो न्यूटन वर्टिकल लोड लगा लेंगे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो 1 किलो न्यूटन हमने वर्टिकली लगा दिया। इस 1 किलो न्यूटन के अगेंस्ट अब हम क्या करेंगे कि इसके अगेंस्ट सबसे पहले हम रिएक्शंस फाइंड करेंगे। सिंपली जिस तरह आप जो है मेथड ऑफ जॉइंट का प्रोसेस करते हैं सेम वही प्रोसेस आपने यहाँ पे फॉलो करना है। तो वो आपके पास जब वो फॉलो करेंगे तो रिएक्शंस आपके पास 0.333 किलो न्यूटन आ जाएंगे और डी पे आपके पास 0.667 किलो न्यूटन आ जाएगा। इसी तरह इसके बाद फिर एक एक जॉइंट लेके मेथड ऑफ जॉइंट को यूज करके तमाम मेंबर्स में हमने क्या करना है, मेंबर फोर्सेस फाइंड करनी है। तो मेथड ऑफ जॉइंट यूज करके इसमें जो जिस मेंबर में जितनी मेंबर फोर्स आएगी वो यहाँ पे ये देखें आपके पास लिख दी गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, कैपिटल एन फाइंड करना है। तो कैपिटल एन के लिए हम क्या करेंगे कि जो अप्लाइड लोड्स हैं उस अप्लाइड लोड के अगेंस्ट हमने सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड करने हैं। तो रिएक्शंस आपके पास 4 किलो न्यूटन आ जाएगा ए पे भी एंड डी पे भी, और ए पे जो हॉरिजॉन्टल है तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें नहीं है तो इसलिए वो आपके पास जीरो रिएक्शन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। इसके बाद मेथड ऑफ जॉइंट्स को यूज करके इसमें आपने मेंबर फोर्सेस फाइंड करनी है और वो मेंबर फोर्सेस हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैपिटल एन उसकी वैल्यू होगी।
तो वो ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दी गई हैं। जब आप पेपर करेंगे तो आपको प्रॉपर जो है मेथड ऑफ जॉइंट यूज करके ये मेंबर फोर्सेस स्मॉल एन और मेंबर फोर्सेस कैपिटल एन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे तो सिंपल ये है कि आप ऑलरेडी मैकेनिक्स और टॉस वन के स्टार्ट के जो मिनट से पहले के लेक्चर्स थे उसमें मेथड ऑफ जॉइंट कर चुके हैं, तो आपको मेथड ऑफ जॉइंट अब आना चाहिए। तो स्मॉल एन कैपिटल एन हमारे पास आ गए। अब हमारे पास ये जो है स्मॉल एन फिगर हो गई, इसके बाद ये हमारे पास कैपिटल एन फिगर हो गई और ये हमारे पास लेंथ की फिगर हो गई। ठीक है, अब लेंथ इसमें अब आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ दी गई होगी, इंक्लाइंड लेंथ नहीं दी गई होगी, तो वो आपने पिथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो फार्मूला यूज करके आपने जो इंक्लाइंड जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये जो फाइनल इज इक्वल टू आपके पास आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल एन कैपिटल एन इनटू लेंथ। हमने ये मल्टीप्लाई किया हर मेंबर के। अगर आपका मेंबर ए बी है तो अगर आप मेंबर ए बी को देखें तो वो उसके लिए स्मॉल एन है -0.471, कैपिटल एन है -5.66 और लेंथ उसकी है 5.66। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 15.07 वैल्यू आ गई ए एफ की। ए बी को अगर आप देखें तो 0.333 जो है वो आपके पास स्मॉल एन था, 4 आपके पास कैपिटल एन और लेंथ भी उसकी 4 है, तो ये आपके पास 5.33 वैल्यू आ गई। सिमिलरली इस तरह सारे मेंबर्स के लिए हमने स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाली ट्रस आ जाएगी। इसको आप इस तरह ट्रस के फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसको आप अगर टेबल के फॉर्म में भी करें तो उस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि आपके पास पहले मेंबर्स आ जाए, फिर मेंबर्स के बाद सेकंड कॉलम में स्मॉल एन आ जाए, थर्ड कॉलम में कैपिटल एन आ जाए, फोर्थ कॉलम में लेंथ आ जाए और फिफ्थ कॉलम में आपके पास स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू लेंथ का मल्टीप्लीकेशन आ जाए, आपको जो इजी लगे। तो इसके बाद जब हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला है स्मॉल एन कैपिटल एन लेंथ डिवाइडेड बाय ए। तो 1/ए हमने कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पे 15.07 हो गया, 5.33 मल्टीप्लाई बाय 3। तीन मेंबर्स ऐसे हैं जिसमें 5.33 है, जिस तरह ए बी मेंबर हो गया, बी एफ मेंबर हो गया और ई एफ मेंबर हो गया। तो ये तीन मेंबर्स 5.33 के हो गए। दो मेंबर्स 10.67 के हैं, ये बी सी आपके पास और सी डी आपके पास 10.667 के हैं। एक मेंबर 16 का है, एक मेंबर 30.18 का है और एक मेंबर आपका 0 है। इन सब का सम लेके ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1.23 मिलीमीटर आई, पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब है कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी 1.23 मिलीमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, डिटरमिन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी ऑफ द स्टील ट्रस शोन ड्यू टू रेडिएंट हीटिंग फ्रॉम द वॉल। Members are subjected to a temperature change. Member AD is increased plus 60 degree, member DC is increased plus 40 degree and member AC is decreased minus 20 degree. Also the member DC is fabricated 2 meter too short and member AC 3 meter too long. Take alpha is equal to 12 into 10 raised to power minus 6. The cross sectional area of each member is 400 mm square and E is equal to 200 gigapascal. अब ये जो आपके पास ट्रस है इसमें क्या क्या है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी फाइंड करनी है इस स्टील ट्रस की, जिसमें आपके पास रेडिएंट हीटिंग फ्रॉम वॉल्स आ रही है। ये वॉल के साथ जो है माउंटेड है, तो वॉल की तरफ से जो आपके पास हीटिंग आ रही है, तो जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है वो एडी जो आपके पास ये जो एडी मेंबर है इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर आ रहा है 60 डिग्री सी। डीसी जो आपके पास मेंबर है इसमें इंक्रीज आ रहा है 40 डिग्री सी और एसी जो आपके पास मेंबर है इसमें डिक्रीज आ रहा है -20 डिग्री सी का। इसके अलावा जो डीसी मेंबर है इसमें फैब्रिकेशन एरर आ रहा है 2 mm टू शॉर्ट और जो एसी मेंबर है इसमें फैब्रिकेशन एरर आ रहा है 3 mm टू लॉन्ग। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनको कंसिडर करके हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी फाइंड करनी है। आल्सो मेंबर डीसी टेक अल्फा इज इक्वल टू, ये अल्फा जो है वो आपको उसकी वैल्यू दे दी गई है 12 into 10⁻⁶। क्रॉस सेक्शनल एरिया हर मेंबर का वो 400 mm स्क्वायर और ई जो है वो 200 गीगापास्कल है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले ड्यू टू लोडिंग फोर्स
स्मॉल एन हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी है, तो सी पे हम वर्टिकली 1 किलो न्यूटन लोड लगा देते हैं। इस 1 किलो न्यूटन लोड के अगेंस्ट हमारे पास स्मॉल एन फाइंड करने के लिए सबसे पहले रिएक्शंस आएंगे। हमारे पास रिएक्शंस आ गए, यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके हमने रिएक्शंस फाइंड करने हैं। जब ये रिएक्शंस फाइंड हो जाए तो फिर यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट ये जो मेंबर्स हैं इसमें हमने मेंबर फोर्सेस फाइंड करनी है, वो हमारे पास स्मॉल एन होगा। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल एन हो गया। इसके बाद हमने कैपिटल एन फाइंड करना है, तो कैपिटल एन जो है वो हमारा अप्लाइड लोड के अगेंस्ट जो हमारे पास मेंबर फोर्सेज आएंगी यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट, तो वो हमारे पास कैपिटल एन हो जाएगा। तो अप्लाइड लोडिंग के अगेंस्ट सबसे पहले हमारे पास रिएक्शंस आ जाएंगे यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। रिएक्शंस आने के बाद हमने क्या करना है, यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट हमारे पास मेंबर फोर्सेज आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम लेंथ देखें तो हमारे पास जो लेंथ है वो हर मेंबर की गिवन है, इंक्लाइंड की नहीं गिवन होगी, तो इंक्लाइंड की हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इंक्लाइंड की भी लेंथ फाइंड आउट कर देनी है। तो यहाँ पे ये स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू लेंथ आपके पास आ गई, यानी अगर ये डीसी मेंबर इसके स्मॉल एन 0.667 है तो इसकी कैपिटल एन 23.33 और लेंथ 2 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.13 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एडी मेंबर का देखें तो 1 इसका स्मॉल एन है, 20 कैपिटल एन है और 3 जो है वो इसका इसकी लेंथ है, तो ये आपके पास 60 वैल्यू आ गई। सिमिलरली बाकी भी जो आपके पास मेंबर्स हैं उनका भी स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू लेंथ आपने फाइंड आउट कर देना है। तो आपके पास यहां से आपके पास जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आपने आपके पास 1/c 1/e AE आ जाएगा। A 400 था, E 200 था, और ये आपके पास स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू लेंथ ऑफ डिफरेंट जो आपके पास मेंबर्स आ रहे थे, मतलब 3 ही मेंबर्स में आ रही थी, बाकी 2 मेंबर्स आपके पास 0 थी। यहाँ से आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड की, ये आपके पास 2.44 मिलीमीटर हो गई। पॉजिटिव आई तो इसका मतलब ये है कि हमने वर्टिकली डाउनवर्ड लोड लिया था यूनिट लोड, तो इसके लिए ये आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड ही डिस्प्लेसमेंट होगी। अब वो तो ड्यू टू लोडिंग था, अब ड्यू टू टेम्परेचर चेंज आपके पास क्या आएगा, टेम्परेचर चेंज की वजह से जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास समेशन ऑफ स्मॉल एन अल्फा डेल्टा टी इनटू लेंथ, ये फार्मूला है। तो अब टेम्परेचर चेंज हमारे पास 2 मेंबर्स में आ रहा है, 3 मेंबर्स में आ रहा है। एडी में आपके पास +60 आ रहा है, डीसी में आपके पास +40 आ रहा है, और एसी में जो है वो डिक्रीज आ रहा है, यानी -20 आ रहा है। ठीक है, और लेंथ आपके पास ये तो वही लेंथ आपके पास हर मेंबर की लेंथ आ गई। यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है स्मॉल एन, एक रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आपके पास ये स्मॉल एन हो गया। डेल्टा टी यानी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो ये आपके पास टेम्परेचर हो गए। लेंथ रिक्वायर्ड है तो ये आपके पास लेंथ हो गई। ठीक है, फार्मूले में जो जो चीज रिक्वायर्ड है यहाँ पे आपके पास वही चीजें लिखी है। तो अब अगर आप देख लें तो डेल्टा CV इज इक्वल टू अल्फा तो कांस्टेंट है सबके साथ, उसको बाहर निकाल दिया 12 इंटू 10⁻⁶। पहले का अगर इसका हम देख लें एडी मेंबर का, तो उसका स्मॉल एन 1 है, इसका आपके पास जो टेम्परेचर चेंज है वो पॉजिटिव +60 है, और इसकी लेंथ आपके पास 3 है, तो ये आ गया। प्लस आपका डीसी मेंबर देख लें तो 0.667 इसका स्मॉल एन है, +40 जो है वो इसका आपके पास +40 जो है वो टेम्परेचर चेंज है, +40 टेम्परेचर चेंज हो गया, और 2 जो है वो इसकी आपके पास लेंथ हो गई। फिर आप एसी मेंबर देख लें तो एसी मेंबर में आपके पास -1.2 स्मॉल एन है, -20 डिग्रीज इन टेम्परेचर है, और 3.61 जो है वो इसकी लेंथ है। बस 3 ही मेंबर्स में हमारे पास चेंज टेम्परेचर की वजह से चेंज आएगा, तो उस हमने 3 ही मेंबर्स को कंसिडर करना है, बाकी 2 मेंबर्स को नहीं लेना। अगर यहाँ पे एक मेंबर की में सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता तो सिर्फ हम एक ही मेंबर को कंसिडर करते। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा CV की वैल्यू आएगी वो 3.84 मिलीमीटर आ गई, और डाउनवर्ड क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास डाउनवर्ड होगी। थर्ड हमारे पास फैब्रिकेशन एरर की वजह से, तो फैब्रिकेशन एरर हमारे पास 2 मेंबर्स में थी, एक में 2 शॉर्ट थी, एक में 2 लॉन्ग थी। तो फैब्रिकेशन एरर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है स्मॉल एन इंटू डेल्टा लेंथ। तो ये जो आपके पास फिगर है फैब्रिकेशन एरर की, तो ये डीसी मेंबर 2 mm 2 शॉर्ट था, और एसी मेंबर 3 mm जो है वो 2 लॉन्ग था। तो 2 शॉर्ट था इसलिए नेगेटिव हो गया, 2 लॉन्ग था इसलिए पॉजिटिव
हो गया। तो इसको अगर आप देख लें तो डेल्टा सी भी हमारे पास स्मॉल एन इंटू डेल्टा एल है, तो स्मॉल एन डीसी मेंबर का देख लें वो 0.667 है, और डेल्टा एल जो है वो -2 है, एमएम में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -0.002 हो गया। प्लस आपके पास जो एसी मेंबर है उसका स्मॉल एन -1.2 है, और उसमें आपके पास जो फैब्रिकेशन एरर है वो 3 mm टू लॉन्ग है, तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। 3 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 0.003 मीटर हो गया। यहां से हमने इसको कैलकुलेशन की तो -4.93 mm जो है वो वैल्यू आई, तो इसका मतलब है नेगेटिव आई, तो हमारे पास यूनिट लोड के अगेंस्ट जो है ये आपके पास रिफ्लेक्शन होगी। अब इसका अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लें, कंबाइन इफेक्ट देख लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा सीवी टोटल जो है 2.44 आपके पास ड्यू टू लोडिंग हो गई, प्लस 3.84 जो है वो आपके पास ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस हो गई, -4.93 mm जो है वो आपके पास ड्यू टू फैब्रिकेशन एरर हो गई। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आ गई 1.35 mm, तो अब वो आपके पास डाउनवर्ड होगी। थैंक यू। तो ये आपका आज का लेक्चर था।